नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका। आज हम लोग फाइनेंशियल मार्केट स्टार्ट कर रहे हैं। इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हम लोग हॉलिस्टिक वे में जितना भी स्टैटिक पॉइंट्स है, उसको कवर अप करेंगे, ठीक है? इससे पहले हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर किया है, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो वो आप ज़रूर करके आइएगा, वहाँ से भी अच्छे खासे सवाल देखने को मिलते हैं, यहाँ से भी अच्छे खासे सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है? ये दोनों चैप्टर अगर खत्म हो जाएगा ना, तो आपका ऑलमोस्ट 75% चैप्टर खत्म हो जाता है। यानी कि पूरा फाइनेंशियल मार्केट और इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये दोनों कवर अप हो जाएगा, तो आपका मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाएगा। फिर छिटपुट टॉपिक सब बचा हुआ रहेगा, ठीक है? तो इतना इंपॉर्टेंट है ये दोनों चैप्टर। एक चैप्टर का नाम है इंडियन बैंकिंग सिस्टम या फिर कह सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो सारा हम लोग का डन हो गया है। ये अभी स्टार्ट हो रहा है फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है? बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया है अभी। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आपको अपना नोट्स जो है वही दे दे रहा हूँ, उसी से मैं पढ़ाऊँगा आपको। जो यहाँ पर मैंने नोट्स डाला हुआ है, इस नोट्स से मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूँगा कि हम लोग क्या पढ़ेंगे और आइडिया क्या दूँगा, पूरा अच्छे से पढ़ा ही दूँगा आपको नोट्स के अंदर। ये नोट्स आपको भी मिल जाएगा, ठीक है? अगर आप ऐप के अंदर मेरे पेड स्टूडेंट है तो, और पेड स्टूडेंट नहीं है, तो आप क्या करो कि इसको आप बना लो अपने हाथों से, क्योंकि मैंने भी तो अपने हाथों से बनाए हैं। आप नहीं कर सकते इतना मेहनत, कर ही सकते हो, ठीक है? तो ये आप काम कर लो, ठीक है? ये जब हमारा हो जाएगा, यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारे चीज़ों को डाला है, और अगर कुछ रह जाता है, तो हम लोग फिर यहाँ पर डाले हैं, ठीक है? यहाँ पर हम लोग रीड कर लेंगे, मतलब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ, समझेंगे यहाँ, रीड करेंगे यहाँ पर, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, ये समझ लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर फाइनेंशियल एसेट का क्रिएशन हो रहा हो या फिर एक्सचेंज हो रहा हो। फाइनेंशियल एसेट का क्या मतलब होता है? बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, शेयर्स, ठीक है, डिवेंचर्स, ये सब होता है फाइनेंशियल एसेट, ठीक है? तो फाइनेंशियल एसेट जहां पर बन रहा हो, उस मार्केट को कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। या फिर फाइनेंशियल एसेट जहां पर एक्सचेंज हो रहा हो, यानी कि सेल और परचेज हो रहा हो, उस तरीके का मार्केट को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स टेक प्लेस, ठीक है? सिंपल इसका आंसर हो गया, ठीक है? तो फाइनेंशियल मार्केट यही हो गया। फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन क्या क्या है, मतलब वो क्या करता है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर होता क्या है, क्या क्या काम होता है, ठीक है? सबसे पहला प्राइस डिस्कवरी होता है। मान लीजिए कि कोई आपका एक शेयर है, आर्यन लिमिटेड का शेयर है, ठीक है? आर्यन लिमिटेड का एक शेयर है, इसका प्राइस मैंने रखा है 10 रुपया, ठीक है? लेकिन हो सकता है कि इस शेयर का दाम एक्चुअल में 1000 रुपया हो, लेकिन मैंने 10 रुपया रखा है, तो इसका प्राइस मुझे नहीं मालूम है, 10 रुपया रख दिया। मार्केट में गया, तब मुझे मालूम चला कि एक शेयर का दाम है ना 1000 रुपया था, तो प्राइस का डिस्कवरी हो गया। कैसा डिस्कवरी हो गया? कोई इसको डिमांड कर रहा होगा, कोई इसको सप्लाई कर रहा होगा, कोई इसको 1000 रुपया में भी खरीदना चाहता होगा, और कोई कोई इसको 1000 रुपया तक रखना चाहता होगा, मतलब नहीं 1000 तक तो हम इसको रखेंगे ही, 1000 का वैल्यू से ज्यादा का ये वैल्यू है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइस का डिस्कवरी हो रहा है, ठीक है? तो प्राइस डिस्कवरी होता है। लिक्विडिटी, जो भी शेयर्स इस मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो अगर वो शेयर्स आपके पास भी है, तो कभी भी आप उसको बेच करके पैसा ले सकते हैं, है ना? तो अगर मार्केट आता है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी आ जाता है। कभी भी आपका जो शेयर्स है, इन्वेस्टमेंट है, उसको बेचेंगे, फटाक से पैसा आ जाएगा, फटाक से लिक्विडिटी आ जाएगा। तो लिक्विडिटी का भी प्रोवाइड करता है ये फाइनेंशियल मार्केट। इसके बाद एलोकेटिव फंक्शन। एलोकेटिव फंक्शन का मतलब होता है कि किसी का सेविंग्स को निकाल करके हम लोग एलोकेट कर दिए हैं अच्छे जगह में, जहां पर पैसा और बन रहा है। इसको और हम लोग थोड़ा सा एलेबरेट करके समझे, इसको एलेबरेट करके समझते हैं। यहां पर देखो, ये पूरा एलोकेटिव फंक्शन है, ये हमारा पूरा मार्केट होता है, इकोनॉमी मार्केट है, ठीक है? ये है लेंडर्स, जो पैसा जमा करके रखता है और उसी पैसा को फिर इन्वेस्ट भी करता है, उसी पैसा को किसी को लोन भी देता है। तो अल्टीमेट लेंडर्स होते हैं हाउस होल्ड, एनआरआई, गवर्नमेंट, बैंक। मोस्टली हाउस होल्ड जो रहते हैं, हम और आप जैसे लोग, ये लोग पैसा कमाते हैं और कुछ पैसा सेव करके रखते हैं। ये पैसा हम लोग कहाँ सेव करके रखते हैं? या तो हम लोग बैंक को दे देते हैं, ठीक है, या तो हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, शेयर सिक्योरिटी खरीद लेते हैं, ठीक है? तो हम लोग जो अपना सेविंग किए हैं, उसको हम लोग कहाँ डाल देते हैं? या तो फाइनेंशियल मार्केट में डाल देते हैं, या तो हम लोग बैंक्स में डाल देते हैं। और बैंक्स क्या करता है? बैंक्स फिर लेंड करता है। किसको लेंड करता है? बोरोवर को लेंड करता है, जैसे कि बिजनेस फर्म को, ठीक है, गवर्नमेंट को, बैंक्स को, हाउस होल्ड को, ठीक है? तो हम लोग अल्टीमेट लेंडर हुए। बैंक हमारा पैसा ही तो लेंड कर रहा है, तो हम लोग अल्टीमेट लेंडर हुए, ठीक है? हम लोग जो लेंड कर रहे हैं
इनडायरेक्टली लेंड कर रहे हैं थ्रू क्रेडिट इंटरमीडिएशन, बैंक्स और एफआई के थ्रू, इसीलिए इसका नाम है हम लोग इंटरमीडिएट फाइनेंस देते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपना पैसा डायरेक्टली फाइनेंशियल मार्केट में डालते हैं, किसी का शेयर्स, किसी का सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करते हैं, खरीदते हैं, तो एक्चुअली हम लोग पैसा किसको दे रहे हैं? डायरेक्टली कंपनी को पैसा दे रहे हैं, डायरेक्टली। वो कंपनी अब बैंक से पैसा नहीं ले रहा है, हम लोग से डायरेक्टली पैसा ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेंडर है, अल्टीमेट लेंडर है, वो डायरेक्टली पैसा दे दिया। कैसे पैसा दे दिया? फाइनेंशियल मार्केट में जाकर के। फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके का होता है, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट, अभी समझेंगे और, ठीक है। तो ये हमारा खेल हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम लोग का इनडायरेक्ट फाइनेंस हुआ, क्योंकि बैंक के थ्रू हम लोग का पैसा गया बोरोवर तक, अल्टीमेट बोरोवर तक, जो कि उस पैसा को खर्चा करके देश को डेवलप करेगा, ठीक है। और जब हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में डालते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली फाइनेंसिंग कर देते हैं, हम लोग डायरेक्टली फाइनेंस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो फाइनेंशियल मार्केट ये किया क्या, ये लेंडर का पैसा बोरोवर तक पहुंचा दिया। जो पैसा सेविंग्स में पड़ा हुआ था, आपका घर में रखा हुआ था, वो पैसा को लेकर के आया और वो पैसा को बोरोवर को दे दिया, और बोरोवर फिर अपना बिजनेस सेटअप कर रहा है, अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो पैसा बचा हुआ था उसको मोबिलाइज कर दिए, जो पैसा सेविंग्स में था उसको मोबिलाइज कर दिए, और कहाँ एलोकेट कर दिए। कहाँ पर एलोकेट कर दिए? जहां पर प्रोडक्टिव काम हो रहा था, वहां पर एलोकेट कर दिए। तो ये बहुत बड़ा फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का, जिसको बोलते हैं एलोकेटिव फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग जो है वो अल्टीमेट लेंडर्स हैं, हाउस होल्ड, एनआरआईज, गवर्नमेंट, बैंक्स, हम लोग सबको कुछ ना कुछ तो लेंड करते हैं ना, क्योंकि कुछ ना कुछ हम लोग का सेविंग होता है, उसको बैंक में डाल देते हैं, नहीं तो फाइनेंशियल मार्केट में डाल देते हैं, और फाइनेंशियल मार्केट लेंड कर देता है और क्रेडिट इंटरमीडिएशन लेंड कर देता है। तो इनडायरेक्टली हमारा पैसा चला ही जाता है और लेंडिंग में ही इस्तेमाल होता है। इसीलिए हम लोग जो है वो अल्टीमेट लेंडर हुए। और अल्टीमेट बोरोवर कौन हुआ? जो उस पैसा का इस्तेमाल कर रहा है। तो फाइनेंशियल मार्केट से वो पैसा उठा लेता है हम लोग से, या फिर बैंक के थ्रू वो हम लोग का पैसा ले लेता है और फिर वो लोग अपना खर्चा करता है, ठीक है। तो मेनली अल्टीमेट लेंडर में हाउस होल्ड आते हैं और बोरोवर में बिजनेस फर्म आता है। लेकिन अब देखो, सेविंग करने वाला सिर्फ हाउस होल्ड तो है नहीं, हम लोग जैसा आदमी तो है नहीं, ठीक है। एनआरआई लोग भी सेव करता है, गवर्नमेंट भी सेव करता है अपना पैसा, उसको फाइनेंशियल मार्केट में लगाता है, गवर्नमेंट भी अपना पैसा सेव करके बैंक पे रखता है, और फिर बैंक फिर आगे पैसा देता है ना। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो हम लोग सबको कुछ ना कुछ अमाउंट सेव करते हैं, और सेव करके या तो मार्केट में डाल देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, शेयर्स में, सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में, उधर हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे, तो वहां से डायरेक्टली पैसा मिल जाएगा बोरोवर्स को। और अगर हम वहां पर हम लोग नहीं पैसा डालते हैं, तो हम लोग बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसा डालेंगे, तो वहां से इनडायरेक्टली फिर बोरोवर लोग के पास चला जाएगा। यहाँ पर एलोकेटिव फंक्शन कर रहा है फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। तो तीन काम हो गया इसका, प्राइस डिस्कवरी, लिक्विडिटी और एलोकेटिव फंक्शन, मतलब कि मोबिलाइजिंग द फंड्स। ओके, डन। अब देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट कितना तरीके का होता है। फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके का होता है, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। देखो, मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी बिकता है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी का मतलब कि कोई बोरो कर रहा है फंड शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखें ना कि फाइनेंशियल मार्केट से बोरोवर जो है अपना पैसा ले लेता है लेंडर से, वो भी डायरेक्टली फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू, है ना। तो यहाँ जो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू डायरेक्टली पैसा ले लिया, तो हो सकता है कि जो बोरोवर है उसको 1 साल के लिए चाहिए होगा, या फिर 1 साल से ज्यादा के लिए चाहिए होगा। तो अगर 1 साल के लिए ज्यादा के लिए चाहिए होगा, तो वो कैपिटल मार्केट से जाके लेगा, ठीक है। और अगर 1 साल के भीतर वाला चाहिए उसको, 1 साल के अंदर वो वापस लौटा देगा, तो उस समय ये मनी मार्केट से जाकर के लेगा पैसा, है ना, मनी मार्केट से लेगा। इसीलिए दो तरीके का मार्केट है, एक मनी मार्केट है, एक कैपिटल मार्केट है। मनी मार्केट से शॉर्ट टर्म का पैसा मिल जाता है, मतलब विद इन 1 ईयर वाला पैसा, जो कि 1 ईयर के अंदर लौटाना पड़ जाए, ठीक है। रेयरली पब्लिक, मतलब कि मनी मार्केट में ना ज्यादा अमाउंट सब ट्रेड हो रहा होता है, इसीलिए पब्लिक हमेशा यहाँ पर एक्टिव नहीं रहता है। कभी कभी पब्लिक आता है, एक दो इंस्ट्रूमेंट के लिए पब्लिक आता है, लेकिन हर एक पूरा मार्केट में पब्लिक का ज्यादा रोल नहीं जाता है, ठीक है। तो किसका रोल रहता है? कॉमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का रोल रहता है, लार्ज कॉर्पोरेट्स, जो कि बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है वो लोग, ठीक है, लार्ज कॉर्पोरेट्स। इसके बाद एचएनआई भी आता है, मतलब कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल तो है लेकिन बहुत रईस रईस इंडिविजुअल है, वो लोग आता है, ठीक है। फिर एलआईसी, ठीक है। इसके बाद फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब बड़ा बड़ा बरोवर लोग आता है, जो कि बड़ा बड़ा पैसा लेना चाहता है, ठीक है। तो ये सब होता है। तो मनी मार्केट में रेयरली देखा जाता है पब्लिक को, ठीक है, लेकिन कैपिटल मार्केट में यूजुअली पब्लिक रहता है। कैपिटल मार्केट का मतलब कि जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठाया जा रहा है,
ठीक है, एक साल के ऊपर वाला पैसा उठाया जा रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठाया जा रहा है। यूजुअली यहाँ पर पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे कि आपने भी बहुत सारा शेयर्स खरीदा होगा, स्टॉक्स खरीदा होगा। मैंने भी एचडीएफसी बैंक का खरीदा हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक का खरीदा हुआ है, ठीक है, आईटीसी लिमिटेड का खरीदा हुआ है, जोमेटो का खरीदा हुआ है। मैंने बहुत सारे कंपनी का शेयर्स खरीदा हुआ है। तो मतलब कि यहाँ पर पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है। कैपिटल मार्केट के अंदर ही ना डेट मार्केट आता है, इक्विटी मार्केट आता है और डेरिवेटिव मार्केट आता है। तो आप जब सिलेबस देख रहे होंगे आरबीआई ग्रेड बी का, तो वहां पर आप देखे होंगे कि हम लोग को क्या पढ़ने के लिए बोला है, हम लोग को पढ़ने के लिए बोला है बॉन्ड मार्केट, ठीक है, बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ठीक है, और एक मनी मार्केट। तो देखो मनी मार्केट तो हम लोग अभी देखें, बॉन्ड, इक्विटी और डेरिवेटिव मार्केट ये कैपिटल मार्केट के अंदर आता है। तो बच जाता है एक फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट अलग तरीके का मार्केट है, ठीक है, तो इसको हम अलग तरीके से रखेंगे फॉरेक्स मार्केट को, ठीक है। तो फॉरेक्स मार्केट को हम लोग अलग तरीके से रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं फॉरेक्स मार्केट। ओके, चलो हो गया हमारा काम। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या देखें कि फाइनेंशियल मार्केट जो है ऐसा मार्केट होता है जहां पर फाइनेंशियल एसेट का क्रिएशन हो रहा हो या फिर एक्सचेंज हो रहा हो। एक्सचेंज का मतलब होता है सेल और परचेज। फंक्शन क्या क्या करता है फाइनेंशियल मार्केट? प्राइस डिस्कवरी, प्राइस डिस्कवर हो जाता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, एलोकेटिव फंक्शन करता है, यानी कि जो पैसा अल्टीमेट लेंडर के पास पड़ा हुआ है उसको मोबालाइज कर देता है, ठीक है। डायरेक्ट फाइनेंस और इनडायरेक्ट फाइनेंस का बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो डायरेक्ट फाइनेंस करता है, सीधा लेंडर का पैसा लाता है और बरोबर को पहुंचा देता है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट का एक खेल है। लेकिन इनडायरेक्ट फाइनेंस का मतलब कि पहले बैंक्स के पास पैसा हम लोग जमा कर रहे हैं और बैंक्स फिर लेंड कर रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके का होता है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, है ना। कैपिटल मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहां पर फंड जो बोरो किया जाता है वो एक साल के ऊपर वाला फंड बोरो किया जाता है। मनी मार्केट में एक साल के भीतर वाला फंड बोरो किया जाता है। मनी मार्केट में पब्लिक रेयरली इन्वॉल्व करता है, लेकिन कैपिटल मार्केट में यूजुअली पब्लिक इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो देखा हम लोगों ने, छोटा सा चीज था, है ना। अब देखते हैं मनी मार्केट। हम लोगों ने ये देख लिया कि कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट दो तरीके का मार्केट होता है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। तो अब मनी मार्केट देख लेते हैं, ठीक है। क्यों मनी मार्केट को पहले क्यों देख लेते हैं? क्योंकि कैपिटल मार्केट थोड़ा सा बड़ा है। कैपिटल मार्केट के अंदर डेट मार्केट भी है, इक्विटी मार्केट भी है, डेरिवेटिव मार्केट भी है। तो कैपिटल मार्केट थोड़ा टाइम लेगा। अभी हम लोग आज मनी मार्केट कर लेते हैं, ठीक है। कैपिटल मार्केट को किसी और दिन देखेंगे। मनी मार्केट को देखते हैं। मनी मार्केट क्या है? हम लोगों ने ये देख लिया कि मनी मार्केट जो है यहाँ पर जनता का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम है। मनी मार्केट में क्या है कि छोटा छोटा जो इन्वेस्टर्स है उसका रोल कम है, उसका इन्वॉल्वमेंट कम है। हम लोग जो जनता है ये मनी मार्केट में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, हम लोग कैपिटल मार्केट में ज्यादा इन्वॉल्व है। मनी मार्केट में आरबीआई, कमर्शियल बैंक, एलआईसी, जीआईसी, लार्ज लार्ज कॉर्पोरेट्स, ये लोग इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड मिलता है, एक साल के भीतर वाला फंड। ये जो मनी मार्केट का ट्रेड होता है, मनी मार्केट में जो सिक्योरिटीज है खरीदा बिक्री होता है, ये ओवर द टेलीफोन होता है या फिर इंटरनेट होता है। इंटरनेट के थ्रू खरीदा बिक्री हो गया या फिर टेलीफोन के ऊपर खरीदा बिक्री होता है। आप देखे होंगे जब हर्षद मेहता का स्कैम देखे होंगे, स्कैम 1992, उसमें मनी मार्केट का घपला चल रहा होता है। सारा काम वो लोग मोबाइल फोन से कर रहा होता है, जा जाकर बात करके कर रहा होता है। तो जो मनी मार्केट का ट्रेड होता है वो टेलीफोन के अंदर होता है, इंटरनेट के अंदर होता है। यहाँ पर बड़ा बड़ा बैंक्स लोग पैसा बोरो करता है, बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट लोग पैसा बोरो करता है। जब बड़ा बड़ा बैंक्स, बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट ज्यादा अमाउंट बोरो करेगा तो पब्लिक से क्या छोटा छोटा अमाउंट बोरो करेगा? एक कमर्शियल बैंक दूसरा कमर्शियल बैंक से मांग लेगा, एक कमर्शियल बैंक दूसरा लार्ज कॉर्पोरेट से मांग लेगा, ठीक है। इसके बाद फिर म्यूचुअल फंड है तो वो बैंक से ले लेगा पैसा। तो यहाँ पर बड़ा बड़ा अमाउंट ट्रेड हो रहा होता है, ठीक है, और बड़े बड़े लोगों के बीच में हो रहा होता है। जनरली पब्लिक यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं रहता है। कुछ कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर पब्लिक इन्वॉल्व रहता है, लेकिन सारे में नहीं रहता है। वागुल कमेटी नाम का एक कमेटी था जिसके रिकमेंडेशन पे मनी मार्केट का स्थापना भी हुआ था, ठीक है। मनी मार्केट जो है वो हाईली लिक्विड है, एक साल के अंदर आपको पैसा लौट जाएगा, तो लिक्विड ही है। ये एक साल के भीतर भी आप पैसा इधर उधर कहीं पर भी सिक्योरिटी को बेच करके पैसा ला सकते हैं। तो ये हाईली लिक्विड भी है, लेस रिस्की है, कम रिस्की है। एक साल के अंदर आपको पैसा मिल जा रहा है तो रिस्क तो है ही नहीं। अगर आपको बोलता है कि 10 साल के बाद पैसा मिलेगा तो रिस्की हो जाता है कि 10 साल तक जो कंपनी ने बॉन्ड इशू किया है, इक्विटी इशू किया है, वो रहेगा भी कि नहीं रहेगा, वो टेंशन वाला बात होता है। लेकिन एक साल है, एक साल के भीतर ही आपको पैसा वापस मिल जाएगा, तो लेस रिस्की होता है, रिस्की नहीं रहता है।
लो रिटर्न, यहाँ पर रिटर्न कम मिलेगा। ऑब्वियस सा बात है, 1 साल के लिए आपसे कोई पैसा ले रहा है तो 1 साल में आपको कितना ही % इंटरेस्ट दे देगा, नहीं देगा ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पर रिटर्न जो है वो कम है। तो लो रिटर्न और लेस रिस्की। कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है मनी मार्केट का? आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, एलआईसी, जीआईसी मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनबीएफसीज, स्टेट गवर्नमेंट, लार्ज कॉर्पोरेट्स, म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है? ठीक है, देख लेते हैं मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट। तो देखो, जब सरकार पैसा लेता है जनता से, कंपनी से, बैंक से और नॉन बैंक से, अगर सरकार को पैसा चाहिए जनता से, कंपनी से, बैंक से, नॉन बैंक से, तो वो ट्रेजरी बिल इशू करता है, नहीं तो कैश मैनेजमेंट बिल्स इशू करता है। ठीक है, अगर बैंकों से ही पैसा चाहिए, ठीक है, अगर बैंकों से ही पैसा चाहिए, तब या तो वो कॉल मनी इशू करेगा या तो वो नोटिस मनी इशू करेगा। ठीक है, और अगर बैंक्स को कॉर्पोरेट से या फिर इंडिविजुअल से पैसा चाहिए तो उस केस में वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करेगा। अब अगर कॉर्पोरेट्स को या फिर इंडिविजुअल्स को बैंक से पैसा उठाना है तो उस केस में वो कमर्शियल बिल्स जारी करेगा। अगर कॉर्पोरेट्स को इंस्टीट्यूशनल बायर से पैसा उठाना है तो उस समय वो कमर्शियल पेपर जारी करेगा। इतना ही इंस्ट्रूमेंट है और है ही नहीं कुछ। ठीक है, यहाँ मैंने आपको एकदम पूरा आसान कर दिया है इस चीज को। ठीक है, अब देखेंगे कि सरकार जब पैसा लेता है तो वो कौन सा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट जारी करता है। चलिए, सरकार को अगर जनता से, कंपनी से, बैंक से, नॉन बैंक से पैसा लेना होगा तो वो 2 तरीके का इंस्ट्रूमेंट जारी करेगा। एक है कैश मैनेजमेंट बिल, दूसरा है ट्रेजरी बिल। दोनों को देखते हैं। ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल दोनों को आरबीआई इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो आरबीआई इशू कर रहा है इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल या कैश मैनेजमेंट बिल, इस बिल को खरीदेगा कंपनी, जनता, ये लोग खरीदेगा और पैसा देगा, तो यहां से गवर्नमेंट का पैसा आ जाएगा। तो ये दोनों तरीके का जो बिल है ये दोनों आरबीआई ही इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ये दोनों जीरो कूपन बॉन्ड है। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट, याद रखिएगा। हाँ, कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड है। जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड है मतलब कि अगर 1 लाख का ट्रेजरी बिल है, ठीक है, अगर 1 लाख का ट्रेजरी बिल है तो इसमें कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो बोलेगा कि यार कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो हम ट्रेजरी बिल खरीदेंगे ही क्यों? हाँ, खरीदेंगे, क्योंकि जब इशू करता है ना आरबीआई तो इसको डिस्काउंट में इशू करता है। जैसे कि 1 लाख का ट्रेजरी बिल है लेकिन आप खरीदेंगे तो आपको मिल जाएगा सिर्फ 90,000 में। 90,000 में आप खरीद लीजिए ट्रेजरी बिल, और जितना दिन के बाद ये मैच्योर हो जाएगा उस समय आप 1 लाख रुपए ले लीजिएगा, जितना ओरिजिनल वैल्यू है ट्रेजरी बिल का। ठीक है, इसको ही बोलते हैं कि जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, ट्रेजरी बिल में भी ऐसा ही सिस्टम है, कैश मैनेजमेंट बिल्स में भी ऐसा ही सिस्टम है। ठीक है, अब देखिए दोनों लिक्विड है और दोनों में एश्योर्ड यील्ड है। दोनों लिक्विड है और दोनों में एश्योर्ड यील्ड है। यील्ड का मतलब होता है इनकम। ठीक है, दोनों में एश्योर्ड यील्ड है मतलब कि एश्योर्ड इनकम है, इनकम तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इनकम क्यों आएगा ही आएगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं आए। अरे भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब देखो, इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट है वो सरकार इशू कर रहा है। सरकार इशू कर रहा है तो इसका तो पैसा मिलेगा ही। तो इसीलिए इस तरीके का जो बिल होता है या फिर इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें एश्योर्ड यील्ड होता है, यानी कि पक्का है इसमें इनकम मिलेगा। ठीक है, साथ में ये आरबीआई का बैकिंग के साथ भी तो है, फिर इसमें पैसा कहाँ डूब सकता है? इसीलिए इसमें एश्योर्ड यील्ड है, एश्योर्ड इनकम है कि इनकम तो भाई मिलेगा ही मिलेगा। मिनिमम वैल्यू, ट्रेजरी बिल जो है ना मिनिमम 25,000 का रहता है और उसका मल्टीपल में ही इशू करता है। ऐसा नहीं है कि आप 10,000 लेकर के एक ट्रेजरी बिल खरीद लिए, 500 रुपए लेकर के एक ट्रेजरी बिल खरीद लिए, ऐसा नहीं होगा। 25,000 या फिर उसका मल्टीपल में ही ट्रेजरी बिल मिलता है। लेकिन कैश मैनेजमेंट बिल जो है ना वो 10,000 और उसका मल्टीपल में मिलता है। ठीक है, अब अभी आप बोलेंगे कि ट्रेजरी बिल हो या कैश मैनेजमेंट बिल हो, सब कुछ तो सेम ही बोल दिया भाई, अलग क्या है? अलग सिर्फ यही है कि मिनिमम वैल्यू जो है कैश मैनेजमेंट बिल का 10,000 या फिर मल्टीपल है और ट्रेजरी बिल में 25,000 या मल्टीपल है। प्लस मेच्योरिटी में भी डिफरेंस है। ट्रेजरी बिल जो है ना वो 14 दिन से लेकर के 364 दिन तक के लिए जारी किया जाता है। 4 तरीके का ट्रेजरी बिल होता है, एक 14 दिन के लिए, एक 91 डेज के लिए, एक 182 डेज के लिए, एक 364 डेज के लिए। मतलब कि
14 डेज का अगर मैच्योरिटी रहेगा तो सरकार आपसे 14 दिन का पैसा लिया है, ठीक है, और 14 दिन के लिए आपको ट्रेजरी बिल बेचा है डिस्काउंट में, जो कि बाद में रिडीम किया जाएगा और आपको जो डिफरेंस है उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो 14 दिन के लिए होता है, कभी कभी 91 डेज के लिए होता है, कभी कभी 182 डेज के लिए होता है, कभी 364 डेज के लिए होता है, ठीक है। तो मैच्योरिटी 14 से लेकर के 364 डेज तक जाता है। लेकिन कैश मैनेजमेंट बिल्स जो है ना, ये लेस देन 91 डेज के लिए होता है, ये 91 डेज से पहले ही मैच्योर हो जाता है, ठीक है। आपको समझ में आया यहाँ पर, है ना। तो अगर सरकार जनता से पैसा मांग रहा है, कंपनी से पैसा मांग रहा है, बैंक या फिर नॉन बैंक से पैसा मांग रहा है, तो ये दो तरीके से मांगता है, दो इंस्ट्रूमेंट को जारी करके मांगता है, ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल। ओके डन। चलो अब बैंक्स का बात करते हैं। अगर बैंक को चाहिए होगा तो वो कैसे मांगेगा? बैंक्स को चाहिए होगा तो दूसरा बैंक से मांग लेगा, नहीं तो जो बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट्स है, इंडिविजुअल्स है, एनआरआई है, उससे पैसा मांग लेगा। तो बैंक दोनों तरीके से मांग सकता है। अगर बैंक जो है, अगर बैंक दूसरा बैंक से पैसा मांग रहा होगा तो दो तरीके से मांग सकता है, एक कॉल मनी, एक नोटिस मनी। कॉल मनी होता है कि एक दिन के लिए पैसा मांग रहा है बैंक, उसको बोलते हैं कॉल मनी। नोटिस मनी का मतलब होता है कि 2 से लेकर के 14 दिन तक के लिए पैसा मांग रहा है, उसको बोलते हैं नोटिस मनी, ठीक है। अब बैंक्स अगर दूसरा कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल्स, एनआरआई से पैसा मांगेगा तो कैसे मांगेगा? तब ये जारी करेगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जारी करेगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें प्रॉमिस करता है बैंक कि अभी हमको इतना रुपया आप देंगे तो हम आपको 91 डेज में ये पैसा लौटा देंगे, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 1 लाख रुपया का है, जितना आपको खरीदना है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आप खरीद लो, ठीक है। इस तरीके से बैंक जो है लार्ज कॉर्पोरेट या फिर इंडिविजुअल्स को ये सब इंस्ट्रूमेंट जारी करता है, इशू करता है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये अनसिक्योर्ड रहता है, यानी कि इसके बदले में ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जब किसी को दिया है, इसके बदले में तो बैंक पैसा ले लिया, जब बैंक पैसा ले लिया इसके बदले में तो कोई कोलेटरल तो दिया नहीं, है ना, तो ये अनसिक्योर्ड रहता है। ये नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट है। प्रोमिसरी नोट का मतलब कि यहाँ पर प्रॉमिस किया गया है, दैट्स इट। लेकिन ये नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट है, यानी कि यहाँ पर क्या है कि जिसके पास ये नोट रहेगा, जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रहेगा, बैंक उसी को पैसा दे देगा। फॉर एग्जाम्पल हम बैंक के पास गए और इसका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हम खरीद लिए, ठीक है, 10 लाख का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हम खरीद लिए। फिर क्या हुआ कि हम किसी और को दे दिए, ये जो ये है हम किसी और को दे दिए, हम दे दिए अपना भाई को, और भाई को पैसा की जरूरत था तो हम उसको ट्रांसफर कर दिए। अब उसका ये हो गया है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जैसे ही 91 डेज बीत जाएगा, ठीक है, तो ये बैंक के पास जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिखाएगा कि देखो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, आपने ही जारी किया था, इसके बदले में आप 10 लाख रुपए लिए थे, आप हमको लौटा दीजिए। तो बैंक जो है 10 लाख रुपया लौटा देगा, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये है। तो ये नेगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट है। प्रॉमिसरी नोट का मतलब कि एक ऐसा नोट है जिसमें प्रॉमिस किया गया है, ठीक है। आपको मालूम है जो रुपया होता है ना, करेंसी नोट जो होता है 10 रुपया 20 रुपया, वो भी एक प्रॉमिसरी नोट होता है। वहां पर भी प्रॉमिस किया जाता है। आप देखेंगे नीचे में लिखा रहेगा कि मैं धारक को 10 रुपए देने के लिए वादा करता हूं। धारक मतलब कि जो उसको धारण किया हुआ है। तो कोई अगर उस नोट को धारण किया हुआ है तो उस नोट को जो भी धारण करेगा उसको आरबीआई 10 रुपए का वैल्यू देगा, समझे। इसीलिए उस नोट का वैल्यू 10 रुपया है, या फिर 20 रुपया है, या फिर 100 रुपया, या फिर 2000 रुपये, 10,000 रुपया, ठीक है। ये हो गया। मेच्योरिटी क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कब मेच्योर हो जाता है? 91 डेज से लेकर के 1 ईयर का ये मेच्योरिटी रहता है। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये तो बैंक ही इशू कर रहा है पैसा रेज करने के लिए। क्यों करता है भला? इसीलिए करता है कभी बैंक को ऐसा लगता है कि मेरा डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रहा है और हमको पैसा की जरूरत है, तो वो पैसा मांग लेता है। लेकिन आरआरबी और लोकल एरिया बैंक अलाउड नहीं है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करने के लिए। बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है हमारे आरबीआई ग्रेड बी के अंदर, जिन्होंने अपने नोट्स में लिखा है कि आरआरबी और लोकल एरिया बैंक सब कोई इशू कर सकता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। लेकिन नहीं, ये सही नहीं है। हमको तो ऐसा लगता है कि कभी भी ये अलाउ किया ही नहीं था आरबीआई, लेकिन ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हैं? 1 लाख या फिर उसका मल्टीपल। डन है। चलो ये तो हो गया। जब सरकार को पैसा चाहिए तो वो ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल्स लेके आ गया। बैंक को जब पैसा चाहिए था, अगर बैंक से चाहिए था तो कॉल मनी, नोटिस मनी, और दूसरा आदमी से चाहिए था जैसे कि एनआरआई, इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स, तब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेकर के आ गया। अब अगर कंपनी को पैसा चाहिए हुआ, बड़ा बड़ा कंपनी को,
तो वो या तो बैंक से पैसा ले लेगा, ठीक है, या फिर वो इंस्टीट्यूशनल बायर से पैसा लेगा, यानी कि जो बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टर्स है उससे लेगा, ठीक है। तो अगर कॉर्पोरेट्स को या फिर इंडिविजुअल्स को ही अगर बैंक से पैसा चाहिए होगा तो कमर्शियल बिल्स का इस्तेमाल करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया है ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, मान लो कि ये आर्यंस लिमिटेड है, ठीक है, आर्यंस लिमिटेड, और ये है आनंद, आनंद लिमिटेड। आनंद लिमिटेड क्या करता है, ये प्रिंटिंग का बिजनेस करता है, ठीक है, और हम तो पढ़ा रहे हैं भाई। तो हम इसको पहले ऑर्डर दिए कि हमको 1000 बुक प्रिंट करना है। तो आनंद बोला कि 10 लाख रुपया लगेगा। हम बोले कि बुक प्रिंट कर दो। आनंद जो है वो बुक प्रिंट कर दिया, हमको बुक भेज दिया, 10 लाख का बुक हो गया। लेकिन मेरा बुक तो बिका ही नहीं, और हम जान रहे कि बिकेगा भी नहीं, तो मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। तो हम उसको बोले कि भाई देखो एक काम करो, अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है 10 लाख, तुम एक काम करो कि 3 महीने के बाद ले लेना, क्योंकि 3 महीने के बाद आरबीआई का नोटिफिकेशन आने वाला है, आदमी लोग पूरा मेरा बुक खरीदेगा, तो उस समय फिर मेरे पास पैसा आ जाएगा 10 लाख, हम तो दे देंगे। तो आनंद बोला कि बड़ा प्रॉब्लम में डाल दिया भाई, एक कागज में लिख दो, ठीक है। तो आनंद क्या करेगा, एक कागज बनाएगा, एक कागज में लिखेगा कि आर्यन लिमिटेड 10 लाख रुपया देगा हमको इस डेट के अंदर, जो कि 3 महीने के बाद आ रहा है, ठीक है, और यहाँ आनंद साइन कर देगा, और यहाँ पे बोलेगा कि आर्यन तुम भी साइन कर दो, ठीक है, तो हम भी साइन कर देंगे यहाँ पर, हम भी साइन कर देंगे, ठीक है। ये जो है ना, इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये जो बिल है ना, ये बन गया कमर्शियल बिल। अब इस बिल को अगर हम लेके जाएं बैंक के पास, और बैंक को बोले बैंक ये देखो ये बिल है, आर्यन लिमिटेड से बिल है, ये आर्यन लिमिटेड पैसा देगा 10 लाख 3 महीने के बाद। तो बैंक बोलेगा कि आनंद तुम ले लेना 3 महीने के बाद। तो आनंद बोलेगा नहीं बैंक, ऐसा बात नहीं है, हमको पैसा अभी चाहिए, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। तो बैंक बोलेगा ठीक है, आर्यन से हम पैसा ले लेंगे, तुम 10 लाख ले लो मेरे से। और 10 लाख तो पूरा नहीं दे पाएंगे, 9 लाख ले लो, ठीक है, 1 लाख मेरा कमीशन काट लो, हम बाद में आर्यन से 3 महीने के बाद पैसा ले लेंगे। तो आनंद बोला कि ठीक है। तो इस समय क्या हुआ, बैंक ने पैसा दे दिया। कैसे दे दिया बैंक ने पैसा, ये कमर्शियल बिल की वजह से, इसी का नाम है कमर्शियल बिल, ठीक है। और अभी बैंक के साथ जब बिल का डिस्काउंटिंग हुआ तब जाकर के पैसा मिल गया, ठीक है। इसको बोल दिया हम लोग कमर्शियल बिल। तो अगर इंडिविजुअल्स या फिर कॉर्पोरेट्स बैंक से पैसा लेना चाहता है तो इस तरीके से ले सकता है, ठीक है। इसके बाद है, अगर कॉर्पोरेट्स, बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट्स अगर बड़ा बड़ा इन्वेस्टर से पैसा लेना चाहता है, उस केस में वो कमर्शियल पेपर रेज करता है, ठीक है। अब ये कमर्शियल पेपर भी अनसिक्योर्ड होता है, ठीक है, कमर्शियल पेपर भी अनसिक्योर्ड होता है। इसके बाद ये नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट है, यानी कि ये एक नोट है जिसमें कॉर्पोरेट ये लिखा हुआ है कि देखो भाई तुम आज हमको पैसा दे रहा है, हम तुमको पैसा दे देंगे। कब दे देंगे, 30 दिन में, 50 दिन में, 2 महीना में, 3 महीना में, कभी भी दे देंगे। 15 दिन से लेकर के 1 साल के बीच तक में दे देंगे। इसका मेच्योरिटी है 15 दिन से लेकर के 1 साल तक का, ठीक है। मोस्टली जो है ना कमर्शियल पेपर जो कॉर्पोरेट्स उठाता है, ये थोड़ा सा कम अमाउंट का होता है, कम अमाउंट का, ठीक है, कम अमाउंट का होता है, और शॉर्ट टर्म है, 1 साल के लिए है। तो 1 साल के लिए कोई कॉर्पोरेट पैसा क्यों उठाएगा, ये अक्सर ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए उठाता है। ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है समझते हैं। देखो कोई एक कॉर्पोरेट है, ठीक है, यही कॉर्पोरेट है, इसको ना पैसा चाहिए, 1000 करोड़ का पैसा चाहिए इसको, ठीक है। ये 1000 करोड़ ये सोच रहा है कि हम आईपीओ लेकर के आएंगे, अपना जो शेयर्स है, मालिकाना हक है, ये मार्केट में बेचेंगे। तो कैसे बेचता है, पहली बार जब बेचता है उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहली बार पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं अपना शेयर्स, है ना। तो यहाँ पर 1000 करोड़ ये उठाना चाहता है पब्लिक से, तो शेयर्स इशू करेगा। तो आईपीओ में ना शेयर्स इशू करने से पहले बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन मानना पड़ता है, सेबी का फॉर्मेलिटी मानना पड़ता है सेबी का, जैसे कि प्रोस्पेक्टस, ठीक है, उसके बाद ब्रोकरेज, बहुत सारा सब खर्चा लगता है। तो वो सब खर्चा को बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। ये फ्लोटेशन कॉस्ट करेगा तब जाकर के ये आईपीओ लेकर के आ पाएगा, ठीक है, और आईपीओ लेकर के आएगा तब जाकर के 1000 करोड़ मिलेगा। लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट जो है ना वो 100 करोड़ का होने वाला है। आईपीओ बोले, ये कॉर्पोरेट बोलेगा कि भाई साहब हमको 1000 करोड़ तो चाहिए, हम तुमको कहां से 100 करोड़ अभी देंगे। तो बोलेगा भाई तुम अभी टेम्पररी बेसिस पे कमर्शियल पेपर इशू कर दो और वहां से कुछ पैसा उठा लो, वो जो पैसा होगा उसको फ्लोटेशन कॉस्ट में लगा देना, और 100 करोड़ ही लगेगा, फिर बाद में तुमको तो 1000 करोड़ मिल ही जाना है। 1000 करोड़ जब मिल जाएगा
तो ये फ्लोटेशन कॉस्ट है, ये तुम्हारा रिकवर हो जाएगा, फिर तुम कमर्शियल पेपर को मैच्योर कर देना। समझे? समझे क्या हुआ? तो आईपीओ को लाने के लिए ना फ्लोटेशन कॉस्ट लगता है, जैसे कि ब्रोकरेज, अंडर राइटर्स कमीशन, ठीक है, इसके बाद फिर प्रोस्पेक्टस जारी करना, ये सब में खर्चा लगता है। तो ये सब जो है उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ये फ्लोटेशन कॉस्ट है, ये तो लगेगा ही लगेगा। तो और पैसा हम लोग को बाद में मिलने वाला है, आईपीओ जब सब्सक्राइब होगा उसके बाद पैसा मिलने वाला है। तो इस बीच के लिए हम लोग, ये जो गैप हो गया है, इस गैप को फाइनेंस करने के लिए हम लोग कमर्शियल पेपर जारी करते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग। ये एक ब्रिज बन जा रहा है आईपीओ के बीच में और कंगाली के बीच में, है ना, आईपीओ के बीच में कंगाली के बीच में एक ये ब्रिज बन जा रहा है, ठीक है, जो कि कंगाल को आईपीओ की तरफ ले जाने में मदद कर रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। डन है? ये भी जो कमर्शियल पेपर होता है ना, इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है 5 लाख और मल्टीपल 5 लाख या फिर उसका मल्टीपल में ही इसका इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। जीरो कूपन, ये भी जीरो कूपन है, मतलब कि ये डिस्काउंट में जारी किया जाता है, ठीक है, और डिस्काउंट जारी करता है और फेस वैल्यू में ये वापस से खरीद लेता है। जैसे कि ये जो 5 लाख का है, ठीक है, 5 लाख का कमर्शियल पेपर है, लेकिन कंपनी इसको दे रहा है 4,60,000 में, ठीक है। तो आदमी लोग खरीद ले रहा है। क्यों क्यों खरीद ले रहा है? क्योंकि 4 महीना बाद, 5 महीना बाद सबको 5 लाख मिल जाएगा और प्रॉफिट हो जाएगा 40,000 का। डन है? समझ में आ रहा है आप लोग को? आई होप आप लोग को समझ में आया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग मनी मार्केट देख लिए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि सरकार जनता से पैसा ले रहा हो, ठीक है, या तो कंपनी, बैंक, ये सब से पैसा ले रहा हो, तो ट्रेजरी बिल जारी करता है या फिर कैश मैनेजमेंट बिल जारी करता है। बैंक अगर बैंक से पैसा लेना चाहता है तो कॉल मनी या नोटिस मनी। बैंक अगर कॉर्पोरेट से पैसा लेना चाहता है, इंडिविजुअल एनआरआई से पैसा लेना चाहता है तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कॉर्पोरेट जो है अगर बैंक से पैसा लेना चाहता है तो कमर्शियल बिल जारी करता है। कॉर्पोरेट अगर इंस्टीट्यूशनल बायर से पैसा लेना चाहता है, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशनल बायर से पैसा लेना चाहता है, तो उस समय कमर्शियल पेपर जारी करता है। ये इतना आसान आपको इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैंने आप कराया है, नहीं तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा ये। समझे? मैंने अपना दिमाग खराब करके इसको पढ़ाया आपको, ठीक है। तो चलिए, ये बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो एक लाइक मुझे जरूर दे दे बाबा, एक लाइक मुझे जरूर दे दे। लेकिन अभी देखो, अभी हमारा वीडियो खत्म नहीं होगा, हम लोग रीडिंग भी करेंगे, ठीक है। अब जो भी मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया है ना, वो सेम चीज मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन आप देखो कि मैंने जो समराइज किया वो 1 पेज और 2 पेज में कर दिया। लेकिन इस चीज को जब हम लोग लिखने के लिए गए हैं तो हम लोग कितना पेज लगाए? आप देखो, सिर्फ 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 4 पेज लगाए लिखने के लिए, ठीक है। मैं यही बोलता हूँ आपको कि जब मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ तो वो नोट्स को ना फिर आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए, जैसे कि अभी हो रहा है, ठीक है। समझे? स्टार्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। तो फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड होल नेटवर्क ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो वो क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट की ओर से होगा, के रूप में होगा, या फिर वो एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट के रूप में होगा। यही 2 रूप में हो सकता है, ठीक है। इसके बाद फंक्शन देखिए फाइनेंशियल मार्केट का। तो फाइनेंशियल मार्केट का क्या फंक्शन है? फाइनेंशियल मार्केट के अंदर होता क्या है? सेविंग्स जो होता है वो मोबिलाइज हो जाता है और चैनलाइज हो जाता है इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। इसी को हम लोग एलोकेटिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है कि जो अल्टीमेट लेंडर होता है, नेट सेवर होता है, वो अपना फंड देता है अगर फाइनेंशियल मार्केट में, तो उसका फंड डायरेक्टली जाता है बोरोवर के पास, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट फाइनेंस। और अगर ये बैंक में जमा करता है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा करता है, तो ये लोग भी इनडायरेक्टली पैसा यही बोरोवर लोग को दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट क्या किया? फाइनेंशियल मार्केट जो है ये मोबिलाइज कर दिया फंड को, इसी को एलोकेटिव फंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो फाइनेंशियल मार्केट है ये प्राइस डिस्कवरी में भी हेल्प करता है, ठीक है। लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है टू फाइनेंशियल एसेट्स और रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन का कॉस्ट हो रहा होता है इसका कम हो जाता है। ट्रांजेक्शन का कॉस्ट कैसे कम हो जाता है? ठीक है, देखिए, जब फाइनेंशियल मार्केट नहीं रहेगा ना, तब आप किसी का भी, किसी कंपनी का आप अगर शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो आप नहीं खरीद पाएंगे उसका शेयर्स। क्यों? क्योंकि उसका शेयर्स के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो कंपनी क्या है,
कैसा है कंपनी, ठीक है, वो कंपनी क्या क्या करता है, वो सब के बारे में आपको नॉलेज लेना चाहिए। तो वो नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगा, कहीं से आप इकट्ठा करेंगे, पैसा लग जाएगा आपका, ठीक है, किसी से इन्फॉर्मेशन लेंगे, वहाँ पैसा लग जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आप किसी कंपनी का खरीदना चाहते हैं, तो कंपनी बोलेगा कि ठीक है हम आपको बेच देंगे, लेकिन बेचेंगे कैसे, ठीक है, कोई वो होगा क्या बोलते जो लीगलाइज कर देगा, है ना, तो कोर्ट में जाकर के लीगलाइज करना पड़ेगा, बहुत सारा काम हो जाएगा, बहुत खर्चा लग जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में इजीली हो जाता है, एक बेच रहा है एक खरीद ले रहा है। और फाइनेंशियल मार्केट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देता है, ताकि जिस चीज को भी आप खरीद रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट को भी आप खरीद रहे हैं, उसके बारे में नॉलेज वहां पर अवेलेबल रहता है, तो आप रीड भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं, ठीक है। तो यही है फंक्शन फाइनेंशियल मार्केट का। फाइनेंशियल मार्केट का टाइप्स देखिए, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है। मनी मार्केट जो है ऐसा मार्केट है जहां पर मैच्योरिटी जो है लेस देन 1 ईयर का रहता है। कैपिटल मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पर मैच्योरिटी जो है वो 1 साल से ज्यादा का रहता है, मतलब कि वहां पर आपको जो पैसा मिलेगा वो 1 साल के ऊपर वाला पैसा मिलेगा, ठीक है। जो कैपिटल मार्केट है इसके अंदर प्राइमरी मार्केट आता है और सेकेंडरी मार्केट आता है। प्राइमरी मार्केट का मतलब कि पहली बार शेयर्स जहां पर इशू होता है उस मार्केट को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट का मतलब ऐसा मार्केट जहां पर शेयर्स का जो खरीदा बिक्री हो रहा हो, ट्रेडिंग हो रहा हो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मनी मार्केट को। मनी मार्केट को देखते हैं, हम लोग सब कुछ देख रखे हैं, आपको याद भी हुआ होगा, सिर्फ हम रीडिंग करा रहे हैं। मनी मार्केट इज ए मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, ठीक है, which deals in monetary assets whose period of maturity is up to 1 year, ठीक है। It has no physical location, कोई भी physical location नहीं है, and most of its activities are conducted over telephone and internet, ठीक है। Money market satisfies short term financial requirement of a business, जो मनी मार्केट है कोई भी बिजनेस का जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। एंड टेम्पररी डिप्लॉयमेंट ऑफ एक्सेस फंड फॉर अर्निंग रिटर्न, और किसी के पास टेम्पररी फंड है तो वो वहां पर डिप्लॉय कर देगा ताकि तुरंत कुछ रिटर्न तो उसमें मिल जाए, ठीक है। कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल मनी एक्सेट्रा, ठीक है। बागुल कमिटी laid the blueprint for establishing the money market in India, ठीक है। What are the properties of money market? मनी मार्केट क्वाइट एक्सपेंसिव होता है, यहाँ पर ज्यादा पैसा का ट्रेड हो रहा होता है, आप देखे भी होंगे 25,000 से नीचे तक का अमाउंट नहीं बिक रहा है यहाँ पर, समझे। और अगर कैपिटल मार्केट में जाएंगे तो आपको एक शेयर जो है ना वो 2-3 रुपए का भी शेयर मिल सकता है, समझे। तो कैपिटल मार्केट तो बहुत सस्ता हो जाता है, लेकिन मनी मार्केट क्वाइट एक्सपेंसिव है, हाईली लिक्विड है, आप आराम से इसको एक्सचेंज करके पैसा ले सकते हैं, सेल और परचेज करके पैसा ले सकते हैं, और साथ में 1 साल के अंदर आपको पैसा मिल ही जाता है। तो ये हाई लिक्विड भी है और लेस रिस्की है। अब 1 साल के अंदर ही आपको पैसा लौट जा रहा है तो इसमें रिटर्न जो है वो भी कम होगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज लेस ड्यू टू इट्स शॉर्ट ड्यूरेशन। मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन है मनी मार्केट के अंदर? आरबीआई, कमर्शियल बैंक, एलआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनबीएफसी, स्टेट गवर्नमेंट, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस, म्यूचुअल फंड, और इंडिविजुअल्स भी है, ठीक है, इंडिविजुअल्स भी है, लेकिन कभी कभी ये लोग है, अधिकतर ये लोग नहीं रहता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल ले रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब सारे इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों ने समझा है आराम से, यहाँ पर एक एक करके सबको रीड करेंगे, ठीक है। ट्रेजरी बिल से स्टार्ट करते हैं, फिर से समझाने का दरकार नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी समझा रखा है आपको, है ना। ट्रेजरी बिल, इट इज द इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट, ठीक है, बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट टू रेज शॉर्ट टर्म फंडिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स। इट इज इशूड एट डीप डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, यानी कि कम दाम में इसको इशू कर देते हैं लेकिन एट पार में रिडीम करते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि 1 लाख का ट्रेजरी बिल है तो हम पहले इसको इशू कर रहे हैं 95,000 में, सब आदमी 95,000 में खरीद ले रहा है, बाद में जब हम ये जो ट्रेजरी बिल है इसको रिडीम कर रहे हैं तो सबको हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं, ठीक है। तो रिडीम कर रहे हैं हम लोग एट पार में, ठीक है। इसके बाद ट्रेजरी बिल जो है वो हाईली लिक्विड होता है एंड हैव एश्योर्ड यील्ड एंड नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। क्यों? ड्यू टू द साउंडनेस ऑफ आरबीआई। आरबीआई का बैकिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैकिंग है, तो जो ट्रेजरी बिल होता है ये सबसे सेफ डॉक्यूमेंट है, सॉरी सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट है। इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 14 से 364 डेज के लिए होता है। 4 तरीके का मैच्योरिटी
इसका होता है, एक 14 दिन के लिए, ठीक है, एक 91 डेज के लिए, एक 182 डेज के लिए और एक 364 डेज के लिए, ठीक है। 4 तरीके का ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है। मिनिमम अमाउंट है 25,000 या फिर उसका मल्टीपल्स, ठीक है। इसके बाद सरकार जब पैसा उठाता है तो ट्रेजरी बिल से उठाता है और कैश मैनेजमेंट बिल से उठाता है ना, तो कैश मैनेजमेंट बिल से उठाता है। ये भी एक शॉर्ट टर्म बिल है इशूड बाय आरबीआई इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट टू एड्रेस टेम्पररी कैश इम्बैलेंसेस एंड प्रोवाइड इमरजेंसी फंडिंग। गवर्नमेंट को कभी इमरजेंसी फंडिंग होता है तो वो कैश मैनेजमेंट बिल लेकर के आता है। कैश मैनेजमेंट बिल और ट्रेजरी बिल लगभग सेम ही काम कर रहा था, लेकिन अंतर कहां पड़ रहा था, मैच्योरिटी पीरियड में। कैश मैनेजमेंट बिल का जो मैच्योरिटी पीरियड है इट इज फ्यू डेज टू 3 मंथ्स, 3 मंथ तक के लिए ही है, लेकिन ट्रेजरी बिल जो है वो 364 डेज के लिए रहता है। 364 मतलब कि 364, ठीक है, 364 आता है, हमको हिंदी आता है, ठीक है। इसके बाद जब मैच्योरिटी पीरियड इसका फ्यू डेज यानी कि कुछ दिन से लेकर के सिर्फ 3 महीना तक का है, इसका मतलब कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है। इट इज हाईली फ्लेक्सिबल मॉनेटरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी इशूड एज नीडेड, जब जरूरत पड़ा तब लेकर के आ गया, है ना सरकार। इट इज इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, डिस्काउंट में इशू कर देता है, रिडीम कर देता है एट पार में। ये पूरी जो है ट्रेजरी बिल के जैसा ही है, बस कैश मैनेजमेंट बिल इमरजेंसी फंड के लिए तुरंत जारी कर दिया जाता है और ट्रेजरी बिल 364 दिन के लिए रहता है मैक्सिमम, ठीक है। अब है कॉल नोटिस मनी। कॉल या फिर नोटिस मनी, बैंकों को जब जरूरत पड़ता है दूसरा बैंक से तो वो कॉल और नोटिस मनी से पैसा रेज करता है। इट इज यूज फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना। कॉल मनी इज बोरोड और लेंट फॉर 1 डे while notice money is borrowed or lent for a period of 2 to 14 days, ठीक। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल बिल। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का बताइए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक इशू करता है लार्ज कॉर्पोरेट्स को या फिर इंडिविजुअल्स को ताकि वहां से पैसा मिल पाए, है ना। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर अनसिक्योर्ड, ये अनसिक्योर रहता है, इसके बदले में जो बैंक है ये कोई सिक्योरिटी नहीं देता है, सीधा पैसा ले लेता है आपसे। नेगोशिएबल रहता है, ये नेगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट है, यानी कि एक प्रॉमिसरी नोट है जो कि नेगोशिएबल है, आप किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, इंडोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है इन बियरर फॉर्म, जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होगा वही इसका मालिक हो जाएगा, ठीक है। इट इज इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एंड इट इज इशूड टू इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशन ड्यूरिंग टाइट पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी when the deposit growth of banks is slow but the demand for credit is high, ठीक है। बैंक के पास पैसा अभी है नहीं, डिपॉजिट उतना ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन बैंक को क्रेडिट देना पड़ रहा है क्योंकि डिमांड बहुत आ रहा है क्रेडिट का, तो उस समय ये लोग क्या करता है, शॉर्ट टर्म में पैसा उठा लेता है, ठीक है। किससे, इंडिविजुअल से या फिर कॉर्पोरेशन से। टाइम पीरियड कितना है, 91 डेज से लेकर के 1 साल तक के लिए उठाता है पैसा, तो टाइम पीरियड 91 डेज टू 1 ईयर। टाइम लिमिट है 1 ईयर बैंक्स के लिए, लेकिन जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन लोगों को 3 साल तक के लिए ये ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। आरआरबी और लोकल एरिया बैंक आर नॉट अलाउड टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, याद रखिएगा इसको, ठीक है, पूछ सकता है आपसे। कमर्शियल बिल, देखिए ये जो आरआरबी और लोकल एरिया बैंक इज नॉट अलाउड टू इशू सीओडी या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये कब पूछेगा, अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लिए कोई अगर न्यूज आ गया है एग्जामिनेशन के 5 दिन पहले और 1 महीना पहले, 3 महीना पहले भी, तो उस तरीके में, उस सिनेरियो में आपसे ये पूछ लेगा कि कौन सा बैंक है जो कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू नहीं कर सकता है, और आपको 5 गो ऑप्शन देगा। उसके अंदर आरआरबी भी होगा और लोकल एरिया बैंक भी होगा, बोथ 1 and 2, नीदर 1 and 2, ठीक है, एंड नन ऑफ द अबव, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, गौर करिएगा इसको, ठीक है। अब कमर्शियल बिल के बारे में देखते हैं। कमर्शियल बिल क्या था, ये कुछ नहीं है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना। तो इट इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज्ड बाय द बिजनेस फर्म टू फाइनेंस देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इट इज अ शॉर्ट टर्म, ठीक है, नेगोशिएबल, सेल्फ लिक्विडेटिंग व्हिच इज यूज्ड टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स ऑफ फर्म, ठीक है। क्रेडिट सेल का मतलब कि उधारी में सेल। अभी आर्यन जो है ये तो खरीदा था उधार में, और आनंद जो है ये उधार में बेचा था। तो आनंद जब उधार में बेचा था तो क्रेडिट सेल के बदले में उसको क्या मिला था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला था। यहाँ पर वही बोल रहा है कि जो क्रेडिट सेल्स होता है उसके बदले में एक कमर्शियल बिल दे दिया जाता है, उस कमर्शियल बिल को जब बैंक के साथ हम लोग डिस्काउंट कर देते हैं तो पैसा मिल जाता है, ठीक है। द सेलर
ऑफ द गुड्स, जो सेलर ऑफ द गुड्स होता है वही ड्रॉवर होता है, वही ड्रॉ करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वही लिखता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को साइन कर देता है बायर। ठीक है, तो जो ड्रॉवर है वो आनंद है, आनंद वो बिल लिख करके दिया कि आर्यन हमको इतना रुपया दे देगा 3 महीने के बाद, और फिर आर्यन को मिला ये साइन कर दिया कि ठीक है भाई हमको दे देंगे। ठीक है, तो आर्यन हो गया ड्रॉई और ड्रॉवर हो गया वो सेलर। ठीक है, सेलर ऑफ द गुड्स आर द ड्रॉवर। तो सेलर या फिर कहें ड्रॉवर ऑफ द गुड्स ड्रॉज द बिल एंड बायर मतलब कि ड्रॉई एक्सेप्ट्स इट। ऑन बीइंग एक्सेप्टेड द बिल बिकम्स मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एंड इज कॉल्ड ट्रेड बिल। जब ये ट्रेड बिल कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट कर लेता है तब उसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल बिल। डन है। इसके बाद कमर्शियल पेपर, इसको भी देख लेते हैं। ये कमर्शियल पेपर क्या था? जब बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट बहुत पैसा चाहिए होता है तो वो लोग कमर्शियल पेपर जारी करता है। इसको ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए भी यूज किया जाता है। ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब कि अभी आईपीओ लाने वाले हैं, खूब पैसा लगने वाला है फॉर्मेलिटीज में, तो वो सब पैसा कहाँ से आएगा? वो सब पैसा के लिए टेम्पररी पैसा उठा लेते हैं। तो कैसे उठाएंगे? कमर्शियल पेपर इशू कर देते हैं, वहां से पैसा आ जाएगा, 5 लाख का मल्टीपल में मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो कमर्शियल पेपर है इट इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट with a fixed maturity period which is issued by large and credit worthy companies। कोई भी कंपनी कमर्शियल पेपर नहीं ला सकता है, जो लार्ज कंपनी है, क्रेडिट वर्दी कंपनी है, वही ला सकता है। टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट देन द मार्केट रेट्स। ठीक है, नेगोशिएबल का मतलब होता है कि फ्रीली ट्रांसफरेबल है बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। कितना दिन का मैच्योरिटी पीरियड होता है? 15 दिन से लेकर के 1 साल तक का। ठीक है, इट इज यूज फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग। यहां पर बताया है कि क्यों। ठीक है, सपोज ए कंपनी वांट्स टू रेज लॉन्ग टर्म फाइनेंस थ्रू शेयर और डिवेंचर। ठीक है, फॉर दिस कंपनी विल हैव टू इनकर फ्लोटेशन कॉस्ट सच एज ब्रोकरेज, कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एटसेट्रा। कमर्शियल पेपर इज इशूड टू मीट सच फ्लोटेशन कॉस्ट, दिस इज नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। ठीक है, कमर्शियल पेपर आर इशूड एट लीस्ट 5 लाख और इट्स मल्टीपल ऑफ 5 लाख। ठीक है, इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। ठीक है, डन है। यहां तक सारा हम लोग इंस्ट्रूमेंट देख लिए मनी मार्केट का, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट बच गया, ये मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड क्या करता है? जितना भी मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है ना, उसमें ये लोग इन्वेस्ट करता है और वहां से पैसा कमाता है। तो ये नॉर्मल म्यूचुअल फंड जैसा काम कर रहा है लेकिन मनी मार्केट के लिए। तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, दीज आर द शॉर्ट टर्म डेट फंड्स विथ एवरेज मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1991 एंड आर ओवरसीन बाय सेबी। ठीक है, money market mutual funds can invest in corporate bonds and debentures with A rating and a residual maturity of up to 1 year। ठीक है, डन है। तो यहां पर हम लोग कवर अप कर लिए। समराइज कर लेते हैं इसको। समराइज कहां से करेंगे? समराइज हम लोग तो यहीं से करेंगे। डन है। 1 मिनट में पानी पी लेता हूं, फिर समराइज करते हैं। चलिए समराइज कर लेते हैं। आज हम लोगों ने देखा फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है ऐसा मार्केट जहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा हो। किसका ट्रांजैक्शन हो रहा हो? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा हो, फाइनेंशियल एसेट का ट्रांजैक्शन हो रहा हो। ऐसा मार्केट जहां पर फाइनेंशियल एसेट यानी कि शेयर्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड, डिवेंचर, ठीक है, इस तरीके का जो फाइनेंशियल एसेट है उसका क्रिएशन हो रहा हो या फिर उसका एक्सचेंज हो रहा हो। क्रिएशन कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल शेयर्स, सिक्योरिटीज पहली बार जब आएगा मार्केट के अंदर उसको बोलते हैं क्रिएट हुआ है। ठीक है, उसके बाद जब फाइनेंशियल एसेट क्रिएट हो गया तो फिर वहां पर सेल और बिक्री चालू होगा वहां पर। ठीक है, परचेज और सेल चालू होगा, ट्रेडिंग चालू होगा यानी कि एक्सचेंज चालू होगा। तो ऐसा मार्केट जहां पर फाइनेंशियल एसेट का क्रिएशन होता हो और उसका एक्सचेंज होता हो उस मार्केट को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर क्या क्या फंक्शन होता है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? सबसे पहला प्राइस डिस्कवरी। जो भी फाइनेंशियल एसेट है उसका डिमांड और सप्लाई का गेम चलता है मार्केट के अंदर, और जिसकी वजह से उस फाइनेंशियल एसेट का प्राइस डिस्कवर हो जाता है, जो उसका एक्चुअल वैल्यू है वो डिस्कवर हो जाता है। तो प्राइस डिस्कवरी कर देता है फाइनेंशियल मार्केट। दूसरा, फाइनेंशियल मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। अगर फाइनेंशियल मार्केट रहेगा तो आपका जो भी फाइनेंशियल एसेट है वो कभी भी बिक सकता है और आपके पास पैसा आ सकता है, तो ये लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करता है। तीसरा, एलोकेटिव फंक्शन। जिसके पास ये पैसा रखा हुआ था वो फाइनेंशियल मार्केट में आकर के इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और वो इन्वेस्ट करके वो पैसा जो है वो कंपनी के पास चला गया है, कंपनी उस पैसा को और डबल ट्रिपल कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? जो फंड पड़ा हुआ था उसको मोबिलाइज कर दिया गया और चैनलाइज कर दिया गया प्रोडक्टिव इवेन्यूज की तरफ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एलोकेटिव फंक्शन। साथ में कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन भी कम हो जाता है फाइनेंशियल मार्केट की वजह से। कैसे?
अगर आप डायरेक्टली किसी कंपनी का शेयर खरीदना था आपको या फिर बॉन्ड आपको खरीदना था, ठीक है, तो और किसी कंपनी को बेचना था, तो आप अगर खरीदना चाहेंगे तो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा कि वो कंपनी कैसा है, कैसे खरीदेंगे जा करके, ब्रोकरेज देना पड़ेगा, ठीक है, ब्रोकर के पास खोजना पड़ेगा कि अरे भाई हमको ये वाला चाहिए, शेयर्स कहाँ से मिलेगा, ठीक है, तो आप वहाँ जाइएगा, कहीं ट्रैवल करिएगा, फिर वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, सर्टिफिकेट का फिर आप रखिएगा, तो उसमें बहुत सारा फाइनेंशियल कॉस्ट लगता है, ट्रांजेक्शन के लिए कॉस्ट लगता है। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में आप गए सीधा खरीद लिए, कोई बेच रहा था आप खरीद लिए, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट में कॉस्ट रिडक्शन भी होता है ट्रांजेक्शन का, ठीक है। अब फाइनेंशियल मार्केट जो है वो दो तरीके का होता है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म फंड्स का इस्तेमाल होता है, यानी कि कोई भी बोरोवर जिसको कि 1 साल के ऊपर तक के लिए पैसा चाहिए, 1 साल के बाद लौटाएगा, तो उस तरीके का जो भी फंड होता है वो कैपिटल मार्केट से उठाता है। कैपिटल मार्केट में 1 साल के ऊपर वाला फंड भी मिलता है, लेकिन मनी मार्केट में वही सब इंस्ट्रूमेंट मिलता है जो कि 1 साल के अंदर मेच्योर हो जाता है, 1 साल के अंदर पैसा लौटाना पड़ जाता है। उस तरीके का जो फंड होता है वो मनी मार्केट के अंदर होता है। मनी मार्केट के अंदर रेयरली पब्लिक होता है, ज्यादा पब्लिक नहीं होता है, यहाँ पर पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये जो मार्केट है मनी मार्केट, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बहुत दामी दामी होता है, ठीक है, जिसकी वजह से नॉर्मल पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट कम रहता है। ऐसा नहीं कि रहता नहीं है, रहता है लेकिन बहुत कम रहता है। लेकिन कैपिटल मार्केट में जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठाया जा रहा है, वहां पर बहुत सारे पब्लिक भी इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देते भी हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देते हैं और थोड़ा सस्ता में भी कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है, जैसे कि शेयर्स हो गया, स्टॉक्स हो गया, आपको सस्ता में भी मिल जाता है, ठीक है। कैपिटल मार्केट के अंदर डेट मार्केट भी आ जाता है, इक्विटी मार्केट भी आ जाता है और डेरिवेटिव मार्केट भी आ जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग मनी मार्केट को चालू किए देखना। मनी मार्केट के अंदर हम लोग देखें कि मनी मार्केट में क्या होता है। शॉर्ट टर्म फंड अवेल करता है जो बोरोवर्स होते हैं वो लोग, ठीक है। इस तरीके का जो मार्केट होता है इसका कोई फिजिकल लोकेशन नहीं रहता है, ये ओवर टेलीफोन या फिर इंटरनेट के थ्रू काम चल रहा होता है। यहाँ पर आप अगर 1992 का स्कैम देखे होंगे, हर्षद मेहता स्कैम, तो वहां पर आपने देखा होगा कि टेलीफोन से या फिर इंटरनेट से ही सारा गेम कर रहा है मनी मार्केट का, सारा इंस्ट्रूमेंट इधर उधर कर रहा है मनी मार्केट का ओवर द टेलीफोन, ठीक है। तो ये जो मार्केट है ये टेलीफोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू चलता है। बागुल कमेटी के द्वारा आ, इसका फ्रेमवर्क बनाया गया था मनी मार्केट का, ठीक है। मनी मार्केट जो है वो हाईली लिक्विड मार्केट है, 1 साल के अंदर आपको पैसा मिल जा रहा है, इसीलिए वो लेस रिस्की भी है, रिस्क कम है, 1 साल के अंदर ही पैसा मिल जा रहा है। लेकिन 1 साल के अंदर पैसा मिल जा रहा है तो लो रिटर्न है, कम पैसा मिल रहा है आपको रिटर्न में। इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, मनी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं? आरबीआई, कमर्शियल बैंक, एलआईसी, जीआईसी, एनबीएफसी, स्टेट गवर्नमेंट, लार्ज कॉर्पोरेट्स, म्यूचुअल फंड्स। पब्लिक भी होते हैं लेकिन थोड़ा कम मात्रा में, ठीक है, और कुछ कुछ में ही पब्लिक रहता है, सारे इंस्ट्रूमेंट में पब्लिक का रोल नहीं रहता है मनी मार्केट में। मनी मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट बहुत तरीके का होता है, एक एक करके देखा जाए तो सबसे पहले देखते हैं, अगर सरकार को पैसा चाहिए जनता से, कंपनी से, बैंक से या फिर नॉन बैंक से, तो वो कैसे लेकर के आता है पैसा। तो शॉर्ट टर्म के लिए उसको पैसा चाहिए तो वो ट्रेजरी बिल इशू कर देगा या फिर कैश मैनेजमेंट बिल इशू कर देगा। कौन? सरकार। ट्रेजरी बिल जो है वो 4 तरह का होता है, एक 14 दिन के लिए, एक 91 डेज के लिए, एक 182 डेज के लिए, एक 364 डेज के लिए। लेकिन कैश मैनेजमेंट बिल जो है ये 90 डेज के अंदर अंदर वाला ही रहता है, जो कि 90 डेज के अंदर अंदर मैच्योर हो जाता है, ठीक है। ट्रेजरी बिल हो या फिर कैश मैनेजमेंट बिल हो, दोनों आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। अब चूंकि ये आरबीआई इशू कर रहा है तो यहाँ पर एश्योर्ड यील्ड है, यानी कि इनकम तो पक्का है, ऊपर से लिक्विड एसेट है, यहाँ पर रिस्क भी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, ठीक है। इसको, ये दोनों को हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब कि यहाँ पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट, जीरो कूपन मतलब कि जीरो इंटरेस्ट, तो जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब कि ये जीरो इंटरेस्ट यहाँ पर मिलता है। तो कोई आदमी खरीदेगा ही क्यों अगर उसको कोई इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है तो यहाँ पर कैसे क्या होता है बताते हैं आपको। ये डिस्काउंट में इशू किया जाता है, लेकिन रिडीम जब होता है तब एट पार रिडीम होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का ट्रेजरी बिल है, तो ये जब सरकार देगा तो सिर्फ 94,000 में दे देगा, सबको 94,000 में खरीद लेगा। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो सबको 1 लाख रुपया मिलेगा, समझे। तो ये जो है डिस्काउंट में इशू कर दिया जा रहा है, लेकिन जब रिडीम होता है तो एट पार ही रिडीम होता है, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल दोनों में सरकार को पैसा चाहिए, इसीलिए ये बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। दोनों ही जीरो कूपन बॉन्ड है, दोनों को आरबीआई ही इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट,
ठीक है, दोनों लिक्विड एसेट है और दोनों में एश्योर्ड यील्ड है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि दोनों का जो मिनिमम वैल्यू है वो अलग अलग है। ट्रेजरी बिल्स जो है वो मिनिमम 25,000 का होता है और 25,000 का मल्टीपल में होता है, लेकिन कैश मैनेजमेंट बिल जो है ये 10,000 और उसका मल्टीपल में होता है, और इन दोनों का मैच्योरिटी भी अलग अलग है। ट्रेजरी बिल तो 4 मैच्योरिटी में आता है, 14 दिन का, 91 डेज का, 182 डेज का, 364 डेज का, लेकिन कैश मैनेजमेंट बिल जो है ये 90 डेज से कम का मैच्योरिटी रहता है इसका। ठीक है, ये तो हो गया कि जो सरकार को पैसा चाहिए। अब बैंक को जब पैसा चाहिए तो वो कहाँ से लेगा? ये दूसरे बैंक से पैसा ले सकता है या फिर दूसरा कॉर्पोरेट से पैसा ले सकता है, इंडिविजुअल से ले सकता है। तो अगर ये बैंक टू बैंक ही पैसा ले रहा होगा तो दो तरीके से लेता है, कॉल मनी और नोटिस मनी। कॉल मनी मतलब कि एक दिन के लिए पैसा मांग रहे हैं या फिर एक दिन के लिए पैसा दे रहे हैं, और नोटिस मनी का मतलब कि 2 से 14 दिन के लिए पैसा दे रहे हैं या पैसा ले रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया बैंक टू बैंक। अगर बैंक को पैसा चाहिए होगा कॉर्पोरेट से या फिर इंडिविजुअल या फिर एनआरआई से, तो उस केस में फिर बैंक इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? ये अनसिक्योर्ड है। ठीक है, ये सिक्योर्ड नहीं है, इसका मतलब कि इसके बदले में बैंक जो है वो कोई भी सिक्योरिटी इशू नहीं करता है। ठीक है, कोई भी कोलेटरल नहीं देता है। ठीक है, दूसरा नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट है। ये एक तरीका प्रोमिसरी नोट होता है जो कि नेगोशिएबल है, यानी कि ट्रांसफरेबल है। अगर मान लो कि हम आर्यन के लिए आर्यन को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिए हैं, तो आर्यन अगर आनंद को भी दे देगा तो भी चल जाएगा, आनंद भी पैसा जाके ले सकता है बैंक से। ठीक है, तो ये नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट है। इसका मैच्योरिटी जो है वो 91 डेज से लेकर के 1 साल तक का रहता है, और आरआरबी और लोकल एरिया बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू नहीं कर सकता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख और उसका मल्टीपल होता है। ठीक है, तो बैंक का भी खेला हो गया। अब मान लो कि कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी कहां से लाएगा? तो कंपनी हो सकता है कि बैंक से पैसा मांग ले। ठीक है, तब उस समय वो कमर्शियल बिल जारी करेगा। कमर्शियल बिल का मतलब होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जब हम लोग डिस्काउंट करते हैं तो वो बन जाता है कमर्शियल बिल। ठीक है, डिस्काउंटिंग मतलब कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर मेरा 10 लाख का है तो हम बैंक में जाएंगे और बोलेंगे कि देखो भाई ये मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है 10 लाख का। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि किशोर हमको पैसा देने वाला है 3 महीने के बाद, लेकिन अभी तो हमको पैसा चाहिए। तो बैंक एक काम करो, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुम रख लो और इसके बदले में तुम हमको जितना पैसा किशोर देने वाला था वो उतना पैसा हमको दे दो। तो बैंक बोलेगा कि हाँ हम दे देंगे उतना पैसा, लेकिन थोड़ा सा कमीशन चार्ज करेंगे। तो हम बोलेंगे ठीक है कमर्शियल आप चार्ज कर लो, कमीशन चार्ज कर लो, हमको पैसा दे दो, तो पैसा दे देगा। तो जहां पर किशोर हमको 10 लाख देने वाला था 3 महीने के बाद, तो वही कागज को पहले हम साइन करवा लिए उससे कि वो देगा हमको 3 महीने के बाद, तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन गया। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेकर गए हम बैंक के पास और उसको डिस्काउंट करा दिया। डिस्काउंट का मतलब कि थोड़ा पैसा काट करके बैंक हमको पैसा दे दिया। तो 10 लाख में वो थोड़ा पैसा काट लिया बैंक 1 लाख, और बाकी पैसा हमको दे दिया। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक जो है ये मेरा जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसको कमर्शलाइज कर दिया, इसीलिए उसको बोल रहे हैं कमर्शियल बिल। ठीक है, तो कॉर्पोरेट या फिर इंडिविजुअल जब बैंक से लोन लेना चाहता है तो कमर्शियल बिल इशू कर देता है। अब अगर कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशनल बायर यानी कि बड़ा बड़ा जो इन्वेस्टर है उससे पैसा रेज करना चाहता है तो उस समय कमर्शियल पेपर जारी करता है। ये जो कॉर्पोरेट है ये लार्ज कॉर्पोरेट होना चाहिए, छोटा मोटा कंपनी नहीं होना चाहिए। ये कॉर्पोरेट हाई नेटवर्थ कॉर्पोरेट होगा और क्रेडिट वर्दी होगा। ठीक है, कमर्शियल पेपर का मतलब कि एक छोटा सा पेपर होता है जहां पर बोलता है कि अभी हमको पैसा की जरूरत है, हमको पैसा दे दो, बाद में हम पैसा लौटा देंगे। ठीक है, ये होता है कमर्शियल पेपर। ये भी अनसिक्योर्ड होता है, ये भी नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट है, यानी कि इसको भी इंडोर्स किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका मैच्योरिटी 15 दिन से लेकर के 1 साल तक का रहता है। इसको ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक लार्ज कॉर्पोरेट है, ठीक है, लार्ज कॉर्पोरेट को आईपीओ में 1,000 करोड़ उठाना है, इसके पास अभी 1 रुपया भी नहीं है, तो 1,000 रुपये, तो 1,000 करोड़ रुपए इसको उठाना है। तो शुरुआत में आईपीओ लाने के लिए या फिर एफपीओ लाने के लिए भी, फर्दर पब्लिक ऑफर लाने के लिए भी इसको ना कुछ फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंस उठाना चाहता है वो भी जनता से, तो इसको बहुत सारा खर्चा लगना पड़ेगा शुरुआत में, जैसे ब्रोकरेज के लिए लगना पड़ेगा। ठीक है, फिर प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ेगा, बहुत सारा काम करेगा, छोटा छोटा में खर्चा लगेगा। वो सब खर्चा को बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा तब जाकर के आईपीओ का पैसा आएगा। तो वो जो फ्लोटेशन कॉस्ट है ये पैसा कहाँ से आएगा? अभी तो पैसा है ही नहीं है। तो ये जो टेम्पोररी पैसा चाहिए, इस टेम्पोररी पैसा के लिए कमर्शियल पेपर जारी कर देता है। कमर्शियल पेपर जारी कर देता है जो कि 5 लाख उसका मल्टीपल में इशू किया जाता है, तो वहां से पैसा इसको मिलेगा। तो ये फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर कर लेगा। अब फ्लोटेशन कॉस्ट जब बियर कर लिया तो आईपीओ आ गया, आईपीओ से पैसा आ गया, तो भारी भरकम पैसा आ गया, तो ये जो छोटा मोटा कमर्शियल पेपर था इसको रिडीम कर देगा। ठीक है, तो ये जो कमर्शियल पेपर है ये भी जीरो कूपन का रहता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर समराइज कर दिया। आई होप आपको पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो आज पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें। ठीक है,
प्लीज लाइक करें मेरी वीडियो को और शेयर करें मेरे वीडियो को, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप फायदे में रहेंगे अगर सब्सक्राइब करके रहेंगे। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। आज कर लो, 10 दिन बाद कर लो, एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले कर लो, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा ही। तभी करके रखो, फायदा में रहोगे आप। ठीक है, आप कमेंट करोगे तो आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आपका कमेंट मुझे बहुत भाता है, तो आप कमेंट करो अगर आपके पास टाइम मिलता है तो। और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो ऐप के अंदर, तो आप टेस्टिमोनियल के सेक्शन के अंदर आप मेरे लिए 2 शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।